नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर सीरीज से 24 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें अलग अलग सोर्सेस यूज किए गए, पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले। अगर आप इस करंट अफेयर के वीडियो में जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ चाहते तो अभी आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मेरे टेलीग्राम के चैनल की मैंने लिंक डाली, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और डेली पीडीएफ जो होता है वो अवेलेबल करके लेते चलिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करें। तो सबसे पहला जो आज का हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसका जो सिलेबस जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स, एनवायरमेंट और इकोलॉजी से हमें देखने मिलता है। हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री जो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज MNRE, ये मिनिस्ट्री जो है उन्होंने रिसेंटली पब्लिश किए गाइडलाइंस एंड इनिशिएटिव्स जिससे वो प्रमोट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को। तो ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ लाया जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन का हम फ्यूल करके अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत चलाया जा रहा है। सो अगर हम बैकग्राउंड में जाते तो हमें देखने मिलता है कि इस मिशन में 17,490 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जिसको प्रोग्राम को कहा जाता है SIGST साइट, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि ये क्या करने वाला है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाए जाएंगे। तो अब अगर आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स होते क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होते हैं उससे हाइड्रोजन बनाया जाता है। हाइड्रोजन बनाने के लिए हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं वो लगते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका हमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करना है, ये भी दूसरा हमारा एम है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? नॉर्मल हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में फ़र्क है। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर से बनाया जाता है, और जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस से बनाया जाता है। तो अगर आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है उसमें फिर इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज़ होंगे, और हम कहेंगे कि वाटर जैसे आपको पता है H2 होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है, तो यहाँ से बनाया जाता है ये ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो भी होगा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा वो भी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए ये पूरा ग्रीन हाइड्रोजन है। इससे कुछ भी लॉस नहीं होता है इसको बनाते वक्त हमारे एनवायरमेंट का। आगे अगर हम देखते हैं तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था 2021 में। मिनिस्ट्री जो आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस पे आता है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इससे इंडिया को, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इससे इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जा रहा है, जिससे इंडिया प्रोड्यूस भी कर सके और एक्सपोर्ट भी कर सके ग्रीन हाइड्रोजन को। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होगा। यानी हम यही है कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और एनवायरनमेंट हमारे देश का या फिर पूरे अर्थ का अच्छा बनाने की हमेशा कोशिश करेंगे। हमारे भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे। अगला है कि साइलेंट फीचर्स में अगर हम आगे आए तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो होता है ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ही पार्ट है, जो अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2021 से 22 के बीच में। प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अनाउंस किया था कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो होता है वो चलाया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट 75th इंडिपेंडेंस डे के वक्त ही की गई थी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो होता है इससे बनाया भी जाएगा, क्रिएट किया जाएगा नई नई चीज़ें, या प्रोड्यूस किया जाएगा, उसे हाइड्रोजन को यूटिलाइज किया जाएगा, और हम उसको इतना ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे, इतना ज़्यादा क्रिएट करेंगे कि हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सके ग्रीन हाइड्रोजन को। तो मिशन जो होता है यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि इसके चलते ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इंडिया में बनाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये सब चीज़ें चलेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी हम कहेंगे कि पब्लिक यानी गवर्नमेंट तो इसमें इन्वॉल्व ही रहेंगे, प्राइवेट जो प्लेयर्स है या प्राइवेट जो कंपनीज है उनको भी इसमें इन्वॉल्व कराया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड रहेंगे, यानी हर चीज़ के पीछे गोल सेट किए जाएंगे, टाइम बाउंड रहेंगे, इसके टाइम भी सेट किया जाएगा कितने टाइम में हमें क्या करना है, और हम इसको डेवलप करने ग्लोबली। तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज़ है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है ग्लोबली, हमें एक कंपटीशन बनना है और हमें भी अपने टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाना है। यही हमारे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक एम है या फिर एक फीचर है। उसके अलावा अगर हम आते हैं तो स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन की बात करें, जो साइट प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसकी बात करें, तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ही अंडर चलाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होते हैं उसको बनाना, यानी हम कहेंगे तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये बनाया जाए, इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाया जाए, और उसके अलावा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है
SECI, दैट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनिशियल स्टेज में 2 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म चलाए जाएंगे, जिसमें हम कहेंगे यानी दो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है यहाँ पे, यानी फाइनेंस जो है वो चलाया जाएगा। किस किस चीज़ों के लिए इंसेंटिव देंगे ये भी हम देखते हैं। तो 17,490 करोड़ जो होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। 2029-30 तक इतना पैसा जो है वो लगाया जाएगा। इंसेंटिव पहला दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने के लिए, और दूसरा दिया जाएगा जिससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे हम लोग उसके लिए। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। चलिए, सो आज का दूसरा करंट अफेयर पढ़ते हैं। दूसरा करंट अफेयर है अबाउट ओपीएम, और ये आता है एनवायरमेंट और इकोलॉजी में। रिसेंट रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि जो ओपीएम के प्लांट्स के प्रोडक्शन है उसका फ्यूचर कोई बहुत अच्छा है या बुरा, ये हम बता नहीं सकते, काफ़ी अनसर्टेन है। अब बैकग्राउंड में आते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो 2 स्टेट्स है इसके 3 डिस्ट्रिक्ट से टोटल वो कंट्रीब्यूट करते हैं 80% इंडिया के ओपीएम प्रोडक्शन में। इंडिया में जितना भी ओपीएम बनाया जाता है उसके 80% तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है कि बहुत अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर हम कहेंगे इनपुट प्राइस बढ़ते जा रही है, पैसा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। फार्मर्स अब और ज़्यादा नाखुश है यूनियन गवर्नमेंट को लेके। जो किसान है वो बहुत खुश नहीं है, वो थोड़ा नाराज़ है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो यूनियन गवर्नमेंट जो ओपीएम का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है वो अभी प्राइवेट लोगों को भी देना शुरू कर दिए। तो ओपीएम जो होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स भी इसे बनाएंगे। अब ये ओपीएम होता क्या है, अगर ये न्यूज़ में आए तो हमें ये देखना होगा। ओपीएम जो होता है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको पॉपी सीड्स से लाया जाता है और उसके डेरिवेटिव्स से बनाया जाता है, और ये यूज़ होता है पेन मैनेजमेंट के लिए। पॉपी जो होता है हम कहेंगे इनी ऑफ सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पॉपी जिसे हम कहते हैं, तो ये पॉपी फैमिली के होते हैं। इसको पैपावेराशिया कहा जाता है। और अगर देखा गया तो स्पेशल ये जीनस पैपावर करके जो है उसका स्पीसी है। बहुत सारे जो पॉपीज़ होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं। जैसे आपको पता है कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इक्वेटर के ऊपर साइड ही ज़्यादातर आपको पॉपीज़ देखने मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि इसको गार्डन ऑर्नामेंटल्स के लिए भी कल्टीवेट किया जाता है ताकि उसकी सजावट कर सके गार्डन की। अब ये जो ओपीएम होता है, जिससे मॉर्फिन कहिए या फिर हेरोइन कहिए या कोडियन कहिए या फिर पैपावेराइन कहिए, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये इसी से निकलती है, ओपीएम से। और ये कहाँ से निकलती है? ओपीएम का जो मिल्की लैटेक्स होता है ना, वो जो वाइट कलर का रहेगा उसमें से ये सब चीज़ें निकलती है, जो कि अनराइप, जो पकी हुई सीड्स नहीं होती है ना, उसके कैप्सूल से ये निकलता है, ओपीएम पॉपी जिसे कहते हैं। तो ये कहाँ से आया? ये टर्की से आया। अब इसके यूज़ क्या है देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो ओपीएम पॉपी से निकलता है, जैसे मॉर्फिन कहिए, ये एक पोटेंट पेन किलर है, इसको पेन किलर करके यूज़ करते हैं, और ये कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रेस्क्राइब भी किया जाता है। ओपीएम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कोडाइन की अगर बात करें तो ये कफ सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, इससे कफ को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इलिसिटली फॉर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड इवन ईटिंग एज पिल्स, ये भी लोग करते हैं, है ना। तो उसको स्मोक की तरह खींचते हैं या उसे पीते भी है या फिर उसको पिल्स की तरह खाते भी है, ये सब भी लोग करते हैं। ओपीएम कल्टीवेशन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 15वीं सेंचुरी से ये चीज़ें चल रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी इस पर मोनोपोली थी, वो पॉपी लगाया करते थे जब मुगल एम्पायर जो था ये डिक्लाइन हो रहा था। तो हम यही कहेंगे कि एंटायर जो ट्रेड था ये 1873 में ओपीएम का ब्रिटिश के अंडर आ जाता है। इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो जो कल्टीवेशन और ट्रेड था ओपीएम का, ये इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया गया, और इसको कंट्रोल करने के लिए ओपीएम एक्ट 1857 भी बनाया गया था। उसके अलावा ओपीएम एक्ट 1878 भी बनाया गया था, और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 भी बनाया गया था। इससे इसे कंट्रोल किया जाता है। एट प्रेजेंट कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग जो होती है उसको कंट्रोल किया जाता था अंडर द प्रोविजन ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस एक्ट के चलते और रूल्स के चलते। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो होते हैं ये 3 ट्रेडिशनल हम कहेंगे ओपीएम ग्रोइंग स्टेट्स हैं। उसी के अलावा आपको ये भी बता दूं कि जितने भी देश है उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जो कल्टीवेशन ओपीएम का हम कहेंगे कि परमिट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करने के लिए अलाउ करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि एक्सट्रैक्शन भी होता है अल्कलॉइड्स का इससे, तो ये भी अलाउ किया जाता है। इंडिया करंटली सिर्फ अल्कलॉइड्स जो होती है ये निकालता है ओपीएम गम से एट फैसिलिटीज कंट्रोल बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसको कंट्रोल करता है इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आप ये देख सकते हो, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं इसका मतलब दवाइयों के लिए यूज़ करना किसी भी चीज़ को, तो औषधि करके यूज़ करना, ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गम मैन्युअली,
ओपियम पॉड से और उसे गम करके भी बेच सकते हैं गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को, ये भी किया जा सकता था। तो हम कहेंगे इस तरह से ये जो ओपियम है ये न्यूज़ में रहा है और इसका जो सोर्स था ये था द हिंदू। उसके बाद के करंट अफेयर में चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट करके, और इसका सिलेबस आता है डिफेंस से। रिसेंटली एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जो होता है ये कमेंस किया गया है 23 जैन 2024 को। इंडियन एयर फोर्स जो उन्होंने एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जो है ये चलाया है फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स के साथ मिलके और यूएई एयर फोर्स के साथ मिलके। अब ये एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट है क्या ये देख लेते हैं। ये एक बाइलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो कुछ अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके बीच में चलाया जा रहा है, जैसे इंडियन एयर फोर्स हो गया, फ्रेंच एयर हो गया एंड स्पेस फोर्स जो भी है उसके बीच में हम कहेंगे। तो इंडिया और फ्रेंच के बीच में ये चलाया गया और फ्रेंच का पार्टिसिपेशन जो था उसमें रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट्स लाए गए थे और उसके अलावा मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट भी करा के दिखाया गया। यूएई एयरफोर्स जो उन्होंने F-16 लाया था, ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ये ऑपरेट किए गए थे अल दाफरा एयर बेस से जो कि यूएई में है। इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट कंप्राइज यानी इंडियन एयरफोर्स ने जो लाया था वो सुकोई 30 कहिए, MKI, MiG-29, जैगुआर, एवैक्स करके है, AWACS करके, C-130J। उसके अलावा एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, एयर टू एयर में जो ये कर सकता है हम कहेंगे फिलअप कर सकता है, वो भी वहाँ पे देखे गए थे। उसके अलावा हम कहेंगे द एक्सरसाइज जो है इंडियन एयरफोर्स जो है उसमें ये FIR हो गया है, एयरफोर्स होना चाहिए था। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो है यहाँ कंडक्ट किया गया था अरेबियन सी के ऊपर, और इंडियन एयरफोर्स जो है उसके एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो अलग अलग बेस से चलाए गए थे इंडिया में। मेन फोकस जो है इस एक्सरसाइज का जिसे डेजर्ट नाइट कहा जाता है वो है कि इंटर ऑपरेबिलिटी जो है ये तीन एयरफोर्स के बीच में और सिनर्जी जो है उसे बढ़ाना, यानी हम कहेंगे ये तीनों मिलकर साथ में काम करे आगे, ये सब चीज़ें इसमें रहे, यानी कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ी तो हम तीनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, ये चीज़ें करना। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी बनी रहेगी अगर साथ में एक बार एक्सरसाइज ये लोग कर लेंगे तो इंटरेक्शन जो होते हैं एक्सरसाइज के ड्यूरिंग वहाँ पर यानी एक्सरसाइज के वक्त जो भी चले हैं उसमें हम कहेंगे कि एक्सचेंज होते हैं ऑपरेशनल नॉलेज के, किस तरह से ये नॉलेज ऑपरेशनल जो है चलाया कैसे जाता है, एक दूसरे को वो देख सकते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं अच्छे अच्छे, बेस्ट प्रैक्टिसेस पार्टिसिपेंट्स में देखने मिलती है। ये जो एक्सरसाइजेस होती है इसमें इंडिकेटिव ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इंटरेक्शन भी होते हैं, यानी वही है कि हमारे दो देशों के बीच में रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं और पावर्स भी देखने मिलता है, या फिर हम कहेंगे कि जो भी हमारे एयरफोर्स है वो कितने प्रबल है ये भी देखने मिल जाता है। डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में जो हुई है वो है वरुण एक जो कि नेवल एक्सरसाइज है, दूसरी है गरुड़ जो कि एयर एक्सरसाइज है, और एक है शक्ति जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। ऐसे तीन एक्सरसाइजेज इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑलरेडी चलाई गई है। तो इस तरह से अभी जो है वो है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जिसमें 3 लोग हैं। तो इसका जो सोर्स था इस करंट अफेयर का वो था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर में हमें एक स्पीसी देखने मिल रहा है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और एनवायरमेंट और इकोलॉजी से एक करंट अफेयर आपको देखने मिलता है। रिसेंटली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है गवर्नमेंट से इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर को ये कहा है कि टू कम क्लीन ऑन इट्स प्लान टू सेव क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी गवर्नमेंट को यही पूछा है कि अब तक आपने क्या काम किया है। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था क्या उसके लिए आपने कोई काम किए भी है या नहीं, ये पूछा है गवर्नमेंट को। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कौन ये देख लेते। तो इसका साइंटिफिक नाम है एडियोटिस निग्रिसेप्स करके। हैबिटेट इसका है ये ड्राई ग्रासलैंड में रहता है या स्क्रबलैंड में रहता है, और ये क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीसीज में एक है इंडिया में। और आपको ये बता दूं विथ लेस दैन 150 बर्ड्स लेफ्ट इन द वाइल्ड जो है उसमें से ये एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये हम कहेंगे कि ये एक हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इंडिया का, और आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है ये पता चलता है कि हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इंडिया का। उसके अलावा एक्सपर्ट कहते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट में ये देखा जाता है राजस्थान के, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बर्ड जो होता है ये हम कहेंगे कैन ऑल्सो फाउंड इन वेरी स्मॉल नंबर्स, थोड़ा थोड़ा आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी देखने मिलेगा। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है।
यानी इसका आप शिकार नहीं कर सकते, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, यानी आप अगर देखा गया तो इसका व्यापार भी, ट्रेड भी नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि काफ़ी मुश्किल है ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत कम बचे हुए हैं। तो इस तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछने के कारण न्यूज़ में आ गया, और इसका सोर्स जो था इस करंट अफेयर का वो था द हिंदू। उसके बाद का जो करंट अफेयर देखने मिलता है वो है अबाउट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। गवर्नमेंट स्कीम्स के सिलेबस में जाता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो लॉन्च की जाएगी। करंटली कोई भी सेंट्रल कंपाइल्ड एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं देश में जिनके यहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन लगे हैं रूफ टॉप पे, ये कोई भी हम कहेंगे एस्टिमेट हमारे पास नहीं है। तो ये क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जनवरी 2024 में इसे लॉन्च किया गया है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक सोलर एनर्जी अफोर्डेबल जो है वो बना के दी जाए ताकि सभी लोग यूज़ कर सके। सोलर एनर्जी जो है यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है वो भी बढ़ाया जाए, एनर्जी लोगों के पास होनी चाहिए, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ाया जाए। अगर हम एनवायरमेंट में अगर अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें सोलर एनर्जी को यूज़ करना होगा जो कि क्लीन एनर्जी है। आगे हम इसकी बात करें तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, ये जो हम कहेंगे जो गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर योजना है इसके, तो इसके साइलेंट फीचर्स है कि सबसे पहले इट प्रोवाइड इंसेंटिव एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी हम कहेंगे जो भी लोग हैं जो लगाना चाहते हैं रूफटॉप सोलर, उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, उनको कुछ पैसे की हेल्प मिलेगी। स्कीम जो होती है वो आया है क्योंकि इंडिया ने मिस कर दिया उसका इनिशियल टारगेट। इंडिया का टारगेट था कि 40 गीगावाट्स जो है सोलर कैपेसिटी उसको 2022 तक लगानी है, और वो अब तक लगा नहीं पा रहा है रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के चलते। तो अब ये लगाना पड़ेगा, तो लोगों को पैसे देना पड़ेगा। तो नई स्कीम्स जो होती है वहाँ पे ये चीज़ें रिन्यू की गई है। तो टारगेट जो है 40 गीगावाट कैपेसिटी का, इसको अब 2026 तक पूरा करेंगे ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो विथ ओनली अराउंड 11 गीगावाट अब तक करेंटली हमने इंस्टॉल किया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो होता है वो अब इसे बढ़ाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक और स्कीम है पीएम कुसुम, ये आपको पढ़ के रखनी है। उसके अलावा जो स्कीम है वो इंडिया के रूफटॉप सोलर को इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी बढ़ाएगा और लोगों को इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करेगी, जितने भी डिस्कॉम्स कंपनी है उनको भी दिया जाएगा। उसके अलावा जो कंज्यूमर होते हैं उनको स्कीम्स के बेनिफिट डिस्कॉम के थ्रू मिलेंगे, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो गवर्नमेंट इनको देगी और ये जो है वो कंज्यूमर को देंगे। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स है वो नेशनल पोर्टल जिसका नाम है solarrooftop.gov.in, इस पर आप देख सकते हो। डिस्कॉम जो है इसका जो रोल है वो लिमिटेड रहेगा, वो टेक्निकल फिजिबिलिटी का अप्रूवल देगा कि टेक्निकल क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो सब चीज़ें की वो बात करेगा। उसके अलावा वो लगा सकते हैं आपके यहाँ कि नहीं लगा सकते वो बताएगा, इंस्टॉलेशन करा के देगा। ये सब जो काम है ये डिस्कॉम को दिया है। तो नेट मीटरिंग जो होगा, जो कितना आएगा कितना नहीं, वो बिलिंग मैकेनिज्म जो होता है जिससे आपको सोलर एनर्जी सिस्टम जो होते हैं ना उनको कुछ क्रेडिट मिलता है। जैसे आपने कुछ एनर्जी बचाई या आपने खुद ने कुछ एनर्जी जनरेट की सोलर के थ्रू, तो आपका जो बिल है वो अगर माइनस में भी आ रहा है तो उसमें भी आपको कुछ मिल सकता है। ये जो एनर्जी बचती है आप जितनी जनरेट कर रहे हो उसमें से वो ग्रिड में ऐड हो जाती है और वो किसी और को मिल जाती है। तो ये सब मीटरिंग के थ्रू आपको पता चलता है। तो सरप्लस सोलर पावर यूनिट्स जो होती है जो जनरेट करेंगे रूफटॉप से, उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा ग्रिड में, उसको ग्रिड में छोड़ा जाएगा, जो किसी और घर में यूज़ होंगे, क्योंकि आपने जितना लगा हो सकता है आप उतना यूज़ ना कर रहे हो तो किसी और को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर आप सोलर रूफटॉप लगाओगे तो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके कम होंगे। दूसरी बात है इंडिया का जो गोल है 500 गीगावाट का 2030 तक, ये भी पूरा हो सकता है। अब तो हम 26 तक सोच रहे हैं 40 गीगावाट को पहले पूरा करें, 500 गीगावाट तो बहुत दूर की बात है। बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस है ना, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि आज हम अगर कोल पे डिपेंड है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू, तो कल जाके कोल खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलेगी और हमें बाहर से भी कुछ मंगाना नहीं पड़ेगा, हम सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे। हम खुद अपना एनवायरनमेंट जो उसे भी ठीक करेंगे और खुद का इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करके हमारे पास सरप्लस भी बचाएंगे, उससे एडिशनल इनकम जनरेशन भी होगा। तो यही है कि इंडिया को बहुत कुछ मिलेगा, एनवायरनमेंट को बहुत कुछ मिलेगा अगर ये योजना जो है ये बराबर चलाई जाए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और ये जो करंट अफेयर है इसका सोर्स था द हिंदू, तो द हिंदू से करंट अफेयर लिया गया था। तो चलिए आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की बारी आ गई है। ये जो एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे इसके आंसर्स को आपको
कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले एक साइड दिया है गवर्नमेंट स्कीम, दूसरे साइड दिया है मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको स्टार प्रोजेक्ट्स पहला देखने मिल रहा है ऑप्शन, दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तीसरा है पीएम स्वनिधि। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट की बताई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेकंड की बताई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड की बताई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें से कितने ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताने, करेक्टली मैच्ड है ये बताने, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पे डाला हुआ है, क्योंकि नेताजी का कल जन्मदिन था, तो ये आपको अपने मर्जी से आंसर करना है इसे। तो स्टेटमेंट 1 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो 23 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट की गई, और इस दिन को पराक्रम दिवस करके सेलिब्रेट किया गया। तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। थर्ड है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और फोर्थ है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। आपको इसमें से सही ऑप्शन क्या है ये देख के कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके। तो ये साइंटिफिक नाम है एडियोटिस निग्रिसेप्स का, इसका साइंटिफिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये। उसके अलावा ये ड्राई ग्रासलैंड और स्क्रबलैंड में रहता है। तीसरा है ये लाइटेस्ट फ्लाइंग बर्ड है इंडिया का। इसमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट है आपको बताना है, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, या 3 ओनली। तो इसके जितने भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने। तो जो हमने सवाल पूछे थे 23 जनवरी, उसके आंसर अब हम देख लेंगे क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर है डी, सेकंड का आंसर था डी, थर्ड का आंसर था सी। इस तरह से आज के हमारे करंट अफेयर्स रहे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो और आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेजेस को, श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक पेजेस के नाम है। अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं और मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी कुछ एकेडमी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप श्रेयस एकेडमी के जो मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस है या फेसबुक पेजेस है उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कुछ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।